कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे से होंगे। और आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, तो एक बार फिर आज हम आपके सामने नए टॉपिक के लेकर हाजिर हुए हैं हिंदी भाषा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संज्ञा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानते होंगे। संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो संज्ञा जो है ये बच्चों हिंदी भाषा में वो विकारी शब्द होते हैं जिनसे हमें कि किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी के नाम का मालूम होता है, या फिर किसी के भाव, जाति या गुण का हमें मालूम होता है या बोध होता है। तो उनको क्या कहते हैं? उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी शहर या किसी वस्तु के नाम को, जिसमें हमें उनके गुण को पता चलता है, भाव मालूम होता है, या हमें उसका जो है कि जाति का पता चलता है। ऐसे विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला इसका भेद है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों एक विशेष नाम जो होते हैं, जैसे आपका नाम है कि आपका नाम करणवीर है, तो आपका नाम एक विशेष नाम नहीं है। जैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम भी एक विशेष नाम नहीं है। जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो, समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हों कि वो उनकी एक अलग पहचान हो गई हो, एक विशेष स्थान उनका बन गया हो, समाज में जो है वो एक विशेष स्थान बन गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी का नाम मैंने लिया है। तो महात्मा गांधी क्या है? एक आम नाम नहीं है, बल्कि क्या है? एक विशेष नाम है। तो जो विशेष व्यक्तियों के नाम से विशेष व्यक्तियों के नाम होते हैं, जैसे सीता है। सीता एक जो है वो क्या है कि सीता जो है वो एक वैसा नाम नहीं है, बल्कि ख़ास नाम है, एक विशेष नाम है। तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि इसकी ये विशेषता होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान होती है कि इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है व्यक्ति विशेष के नाम आते हैं। दूसरा इसका भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो गए हैं, है ना। और जातिवाचक में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लड़की खेल रही है, मैंने ये कहा कि लड़की खेल रही है। अब ये लड़की जो है, मैंने कहा कि लड़की खेल रही है। अब आपको तो मालूम नहीं है कि वो लड़की कौन है, क्या है, कैसी है ना, छोटी है, बड़ी है। तो क्या है कि जो संपूर्ण लड़की का जाति का बोध हो गया, उसे हम अपने हमारा जो ख्याल है वो संपूर्ण लड़की जाति पे है। तो केवल लड़की शब्द कहने से ही हमें मालूम हो गया है कि ये क्या है कि एक लड़की जाति का। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक गाय का नाम लिया है, तो गाय जो है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। गाय काली है, नीली है, काली है, कत्थई है या सफ़ेद है, ये नहीं है मुझे मालूम, लेकिन क्या है, मेरी नज़रों के सामने जो है गाय का नाम लेते ही संपूर्ण गाय जाति का बोध हो गया है। तो जिसमें संपूर्ण जाति का जो शब्द, ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब तीसरा जो होता है, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, इसमें जो होते हैं जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा है ना, तो इसको लेंगे हम। जैसे द्रव्य है, जैसे तेल है, दूध है, सोना है। तो ये जो इसमें क्या क्या आ गई? वस्तु, इसमें धातु आ गई, है ना, पदार्थ आ गए और द्रव्य आ गए। तो ऐसे जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य का बोध होता है,
किसी पदार्थ का बोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसका चौथा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अब ये जो भाववाचक संज्ञा है बच्चों, इसमें किसी के भाव, मनोभाव या गुण जो है वो हमें मालूम होते हैं। जैसे बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा एक गुण है, तो एक अवस्था है बुढ़ापा, जिसमें ऐसे शब्द, ऐसे विकारी शब्द जिसमें हमें अवस्था का मालूम होता है, गुण का मालूम होता है, भाव का मालूम होता है और मनोभाव का हमें मालूम होता है। हम इनको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल इन भावों को जो है हम महसूस कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि वह लड़का बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी जो है वो एक उसका गुण है ना। तो मुझे ये केवल मैंने उसको महसूस किया कि नहीं नहीं वो लड़का बहुत ईमानदार है, तो क्या हो गया कि वो भाववाचक संज्ञा में आ गया। अब इसका जो पांचवा है वो होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा, समूह है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल परिवार जो है वो हमारा एक समूह है, तो परिवार क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा में आ गया। सेना है, सेना की एक टुकड़ी है, तो सेना जो है वो काय में आ गई, समूहवाचक, यानी कि जिस जो टोली हो, जो किसी का किसी जीवों का झुंड हो, किसी प्राणियों का झुंड हो या किसी प्राणियों की टोली हो, है ना, तो ये सब क्या है, ये काय में आते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अब हम जो है अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्तियों के नाम, है ना, विशेष व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ठीक है। जातिवाचक किसी एक जाति का बोध, एक जाति का बोध, ठीक है। और द्रव्य किसी द्रव या पदार्थ का बोध। भाववाचक अवस्था, गुण, भाव और मनोभाव, इसमें ज्ञान है। समूहवाचक में क्या हो गया, जैसे झुंड है, टुकड़ी है ना, लोगों का झुंड, टुकड़ी और वो परिवार, तो ये भाववाचक समूहवाचक संज्ञा में आ गई। तो ये आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा का हम देखते हैं कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का वस्तु के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा और ताजमहल आदि। संज्ञा की यह परिभाषा है बच्चों कि संज्ञा की जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का हमें बोध होता है तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, आगरा है, ताजमहल है और आदि। से पहले हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति,
विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम, वस्तु के नाम का बोध होता है, बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला, इसके सेंटेंस देखिए। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। नंबर 2 है गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो ये जो गंगा है और यहाँ जो राम है, तो ये क्या है? ये विशेष नाम है। क्या है ये? विशेष नाम है, विशेष नाम है। ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो है राम जो है कि राम विद्यालय जाता है, राम एक विशेष नाम है और गंगा क्या हुई? एक विशेष नाम हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल है, एक विशेष नाम है। लाल किला है, एक विशेष नाम है। राम विद्यालय जाता है, तो राम एक विशेष नाम है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा जो है एक विशेष नाम है। अब इसका दूसरा देखते हैं बच्चों की जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस संज्ञा से पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है, वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, शिक्षक। इसके सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है। दूसरा है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो क्या है कि शिक्षक क्या काम कर रहा है कि शिक्षक जो है वो पढ़ा रहा है, और लड़का क्या काम कर रहा है बच्चों? लड़का खेल रहा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस संज्ञा से पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, शिक्षक। तो ये क्या है? ये हमें संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पर सेंटेंस भी लिख दिए हैं कि लड़का खेल रहा है। ये जो लड़का है तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, और ये जो शिक्षक है ये भी हमें संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। चलिए अब जो है इसका तीसरा भेद देखते हैं। इसका जो तीसरा भेद है वो बच्चों है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी
पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध, तेल आदि। अब इसके हम अगर सेंटेंस लिखते हैं तो दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक होता है। अब इसका दूसरा अगर सेंटेंस है तो सोना बहुमूल्य धातु है। सोना कैसी धातु है? सोना बहुमूल्य धातु है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध, तेल आदि। इसका अगर हम सेंटेंस देखते हैं कि दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना बहुमूल्य धातु है, तो सोना क्या हो गया? सोना भी जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब इसका चौथा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी अवस्था, भाव, गुण या मनोभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, ईमानदारी। वह लड़का ईमानदार है। तो यहाँ जो ये ईमानदार आया है तो क्या है कि ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ जो ये प्रेम आया है और ये जो ईमानदारी आई है तो ये क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा है। इनको हम महसूस कर सकते हैं बल्कि हम क्या है? देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे भाव जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं, तो क्या है? जैसे जिसमें भाव है, अवस्था है, गुण है या मनोभाव है, तो ऐसे शब्द जो मनोभाव का हमें बोध कराते हैं, अवस्था का बोध कराते हैं, भाव या गुण का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काय की उसमें आते हैं भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में
आते हैं। जैसे है बुढ़ापा है, बचपन है, ईमानदारी है, प्रेम है ना, प्रेम है। जैसे वह लड़का ईमानदार है और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। तो ये था भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्तियों के वस्तुओं के या जीवों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, परिवार, टोली आदि। अगर हम इसका सेंटेंस देखते हैं तो सेना देश की रक्षा करती है। दूसरा सेंटेंस इसका, मैदान में भीड़ जमा है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है बच्चों? जिस संज्ञा से व्यक्तियों के, वस्तुओं के या जीवों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड है, परिवार है, टोली है। जैसे अब मैं अगर इनका सेंटेंस बनाऊंगी तो इनके सेंटेंस में क्या है कि सेना देश की रक्षा करती है। सेना क्या करती है? सेना, ये जो शब्द आया है सेना, तो सेना में एक सैनिक नहीं होता है बल्कि बहुत सारी टुकड़ियां होती हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो ये सेना जो है ये समूहवाचक संज्ञा की पहचान है। और मैदान में भीड़ जमा है, तो भीड़ में एक लोग नहीं होता है बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं। 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो क्या है कि मैदान में भीड़ जमा है। तो जो भीड़ शब्द है और ये जो सेना शब्द है ये काय में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब बच्चों ये जो हमने परिभाषा आपको लिखाई है ये आप वीडियो रोककर इसको अपनी कॉपी पर उतारिएगा ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि जो मैंने समझाया है आपको संज्ञा के बारे में और संज्ञा के भेद के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि जिससे अगर आप उसको करेंगे, कॉपी पर करेंगे, तो आपका जो है वो रिवीजन हो जाएगा कि संज्ञा के भेद का भी रिवीजन हो जाएगा और संज्ञा के परिभाषा के बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हमने 5 भेदों के बारे में आपको बताया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया, भाववाचक संज्ञा के बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रश्न हैं जो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे अगर आप ये प्रश्न करेंगे। तो इससे जो है संज्ञा की जो हमने परिभाषा बताई है या संज्ञा के जो हमने भेद बताए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसका पहला प्रश्न है बच्चों कि सीता किस प्रकार की संज्ञा है? सीता जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? पहला है जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा है भाववाचक संज्ञा है,
तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक कोई झूठ वगैरह नहीं है, तो ये इसलिए कट गया। भाववाचक, इसमें कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा है हमें, या कोई हम भाव महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा कट गया है। जातिवाचक भी नहीं है, क्योंकि किसी एक जाति का बोध नहीं हो रहा है, तो हमने ये भी काट दिया। अब हमारा कौन सा बचा? सी बचा। जो सी जो है उत्तर बिल्कुल सही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता जो है एक विशेष नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? क्या विद्यालय भाववाचक है, ईमानदारी है, या पुस्तक है, या गाय है? तो गाय नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो ये भी हमारा नहीं है। पुस्तक भी नहीं है और विद्यालय भी नहीं है, बल्कि क्या है? ईमानदारी जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ईमानदारी को जो है हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति ईमानदार है और कौन, क्योंकि ये एक भाव है, एक गुण है ना। तो क्या हुआ कि ये जो है व्यक्तिवाचक वो भाववाचक संज्ञा हुई। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि सेना जो है किस प्रकार की संज्ञा है? क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक? तो व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक भी नहीं है और द्रव्यवाचक भी नहीं है, बल्कि क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि सेना जो है वो एक लोगों का, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। सेना में क्या होते हैं? बहुत सारे सैनिक होते हैं, है ना। जैसे आप एक टोली कह लीजिए, तो टोली में एक आदमी तो होता नहीं है, तो बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है? क्या द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दूध, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है दूध, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है दूध। अब हमारे ये तीनों ऑप्शन जो थे डी, सी और बी कट गए, लेकिन एक ऑप्शन हमारा बचा ए, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि दूध जो होता है वो द्रव्य में आता है। और इसका पांचवा प्रश्न है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? देखिए डी हमारा बिल्कुल गलत है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है, और ए भी हमारा कट गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि बी जो है वो बिल्कुल सही है कि लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? हमने एक लड़के का नाम लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया, ये काला है, गोरा है, लंबा है, या किसका लड़का है ना। केवल लड़का लिया, तो लड़का से संपूर्ण लड़का जाति का हमें बोध हो गया। तो क्या है कि लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। जल जीवन का आधार है, इसलिए जल का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। वर्षा जल का संग्रह, तालाबों की सफाई और पानी का सोच समझकर उपयोग करके हम जल बचा सकते हैं। भारत के प्रसिद्ध जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के कई सूखे क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से अनेक गांवों में फिर से नदियां बहने लगीं और भूजल स्तर बढ़ा। जल संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। क्या सुरक्षित रहता है? जल संरक्षण से पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकता है। अब ये था जल संरक्षण पर जो था ये अनुच्छेद है। चलिए अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो इसका प्रश्न है वो है जल को किसका आधार कहा गया है। एक है, पहला है खेल का, दूसरा है जीवन का, तीसरा है व्यापार का और चौथा है शिक्षा का। तो शिक्षा का तो आधार नहीं है, व्यापार का भी आधार नहीं है, ये भी कट गया हमारा, खेल का भी आधार नहीं है, लेकिन किसका आधार है? जीवन का आधार है। जल जो है वो काय का आधार है। देखिए जल जीवन का आधार है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब है इसका दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध जल पुरुष कौन है। क्या महात्मा गांधी है, राजेंद्र सिंह है, एपीजे अब्दुल कलाम है और सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, एपीजे कलाम नहीं है
और महात्मा गांधी भी नहीं है, बल्कि कौन है? राजेंद्र सिंह। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के प्रसिद्ध जल पुरुष राजेंद्र सिंह। ठीक है। अब तीसरा इसका प्रश्न है कि जल संरक्षण का कौन सा उपाय अनुच्छेद में बताया गया है? पानी की बर्बादी करना, वर्षा जल का संग्रह करना, पेड़ काटना और नदियों को प्रदूषित करना। तो ये वाला नहीं कहा गया है, पेड़ वाला भी नहीं कहा गया है, ये भी हमारा कट गया और ये भी हमारा कट गया कि पानी की बर्बादी करना, इससे तो कोई संबंध ही नहीं है। अब हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही है कि वर्षा जल का संग्रह करना, यह अनुच्छेद में बताया गया है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि राजेंद्र सिंह के प्रयासों से क्या हुआ? क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने कि जंगल कम हो गए, दूसरा ऑप्शन है नदियां सूख गई, तीसरा है कई गांवों में नदियां फिर से बहने लगी और चौथा है वर्षा बंद हो गई। तो उनके प्रयासों से वर्षा तो बंद होने वाली रही है ना, तो ये भी गलत है। जंगल कम हो गए, ये भी गलत है हमारा, और नदियां सूख गई, ये भी हमारा गलत है। लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि उनके प्रयासों से क्या हुआ था बच्चों? कई गांवों में नदियां फिर से बहने लगी। देखिए उनके प्रयासों से अनेक गांवों में फिर से नदियां बहने लगी। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है इसका कि जल संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बिजली की खपत बढ़ती है इससे, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और भविष्य के लिए जल उपलब्ध रहता है, या प्रदूषण बढ़ता है, या खेती बंद हो जाती है। तो डी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि जल संरक्षण से क्या होता है? पर्यावरण सुरक्षित रहता है और भविष्य के लिए जल उपलब्ध हो जाता है। देखिए जल संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकता है। तो ये था अनुच्छेद जिसके हमने जो कि जल के आधार पर आधारित था कि जल जो है जीवन का आधार है, और इसके कुछ हमने प्रश्न देखे और इन सभी के अच्छे से उत्तर दिए। तो बच्चों आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार वीडियो देखने से क्या होता है बच्चों कि हमें जो है जो हमने जो पढ़ा है, जो हम देख रहे हैं, वो हमें याद आ जाता है एग्ज़ाम में। तो अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय।